फू। रूई ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और घुटने मोड़कर बैठ गया। कुछ दूरी पर कई बेलनाकार नलियां समानांतर रूप से उसकी ओर तानी हुई थीं। यह उसके हाथ आंख समन्वय प्रशिक्षण का हिस्सा था। बैंग बैंग बैंग। मशीन ने रूई की ओर 3 गेंदें फेंकी। उसने तेजी से अपने हाथ बढ़ाकर गेंदों को पकड़ने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह उनमें से कुछ को पकड़ लेगा। तुम चूक गए, दोबारा करो, उसके सुपरवाइजर ने सख्ती से आदेश दिया। रूई एक बार फिर तैयार मुद्रा में बैठ गया। उसने अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए अपने शरीर को तनाव में डाल दिया। बैंग बैंग बैंग। तीनों गेंदों को पकड़ने की कोशिश उसने पहले ही छोड़ दी थी, यह उसके बस की बात नहीं थी। फिलहाल उसने सिर्फ एक गेंद को पकड़ने की कोशिश की। एक गेंद पर ध्यान केंद्रित करने के बाद ही वह उसे पकड़ने में कामयाब हुआ, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। बेहतर, उनके प्रशिक्षक ने सिर हिलाया। जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, पर्याप्त अभ्यास और कड़ी मेहनत से आप और भी अधिक करने में सक्षम हो जाएंगे। जी सर, रूई ने सिर हिलाया। उन्हें शरीर और आंखों के समन्वय का प्रशिक्षण सबसे कठिन लगा। निस्संदेह वे सभी नौसिखियों में सबसे खराब थे। सबसे कम उम्र का होना और इस मामले में सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना उनके प्रदर्शन को उनके साथियों से अलग बनाता था। अगर उसकी उम्र का कोई और छात्र ऐसा प्रदर्शन करता तो निश्चित रूप से उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता, लेकिन रूई ने इसे सहजता से लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह और मजबूत हो गया हो। इस भावना ने उसे परमानंद से भर दिया, जिसने उसे और भी अधिक लगन से प्रशिक्षण करने के लिए प्रेरित किया। बेशक यह महज एक भ्रम था, वास्तविकता नहीं। किसी नौसिखिए के लिए इतनी तेजी से प्रगति करना असंभव था। रूई का अनुमान था कि 90 दिनों में वह महत्वपूर्ण सुधार देख पाएगा। एक बार फिर उसके प्रशिक्षक ने निर्देश दिया। रूई ने सिर हिलाया और अपनी मुद्रा में खड़ा हो गया। वह पहले से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि धीरे धीरे और लगातार चलने वाला ही सफलता दिलाता है। दिन का बाकी समय एक के बाद एक प्रशिक्षण सत्रों की श्रृंखला में बीता। रूई ने विभिन्न प्रकार के शरीर आंख समन्वय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया, जब तक कि दिन के अंत में उसे आराम नहीं मिल गया। उफ। रूई ने राहत की सांस ली और पूरे दिन की ट्रेनिंग के दौरान जमा हुई धूल मिट्टी को धोकर नहा लिया। उसने जल्दी से खुद को सुखाया और फिर कैजुअल कपड़े पहन लिए। उसका इरादा केन के साथ समय बिताने और नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्वयुद्ध देखने का था। रूई की नजर कारा पर पड़ी, जो किसी प्रतीक चिन्ह जैसी चीज से खेल रही थी। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कारा ने तुरंत खुद को छिपा लिया और रूई को तीखी नजर से देखा। रूई ने हल्की आह भरकर उसकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। लगता है हमेशा की तरह शांत स्वभाव के हो। उसने मन ही मन कंधे उचका दिए। वह ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था जिसे सामाजिक मेलजोल में स्पष्ट रूप से समस्या हो। वह झटपट प्रशिक्षु छात्रावास की ओर बढ़ा और केन को अपने साथ प्रशिक्षु अभ्यास केंद्र ले गया। मुझे इस मैच को देखने का मौका मिल रहा है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रूई ने सिर हिलाया। सच है, केन ने सिर हिलाया। अगर वे दोनों मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु होते तो शायद आप यहाँ नहीं होते। मार्शल आर्ट अकादमी में प्रशिक्षुओं को काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी, जिसका अर्थ था कि वे दिन के किसी भी समय द्वंद्वयुद्ध के लिए पंजीकरण करा सकते थे। रूई को प्रतिदिन केवल थोड़े समय के लिए ही स्वतंत्रता मिलती थी, जिसमें वह प्रशिक्षुओं के अभ्यास केंद्र में जाकर द्वंद्वयुद्ध देख सकता था। वह अपने अवकाश के दौरान होने वाले द्वंद्वयुद्धों को छोड़कर बाकी सभी द्वंद्वयुद्धों को देखने से चूक जाता था। नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्वयुद्ध को देख पाने का कारण भाग्य नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन दोनों में से एक उसके जैसा ही था, एक नौसिखिया छात्र। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। रूई को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह छात्र फेलिक्स नहीं, बल्कि नौसिखिया छात्रा नेल थी। मुझे ये जानकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि नेल मार्शल आर्ट की प्रशिक्षु नहीं थी, रूई ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनने की शर्त युद्ध कौशल से संबंधित नहीं है। यह आपके मार्शल आधार और आपके मार्शल पद से संबंधित है, केन ने समझाया। नेल बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अपने मार्शल कौशल या तकनीक के कारण नहीं, बल्कि उसकी शक्ति उसकी असाधारण शारीरिक क्षमता से आती है। रूई ने सिर हिलाया। उसने नेल को कई प्रदर्शन प्रशिक्षण सत्रों में देखा था, जिससे वह और बाकी सभी लोग काफी हैरान थे। अगर वह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु हुए बिना ही इतना शक्तिशाली है, रूई ने सोचा, तो जब वह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु बनेगा तो शायद वह सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षु होगा। केन ने अपनी बात पूरी की। इस द्वंद्व युद्ध में हमें उसकी युद्ध क्षमता के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, रूई ने कहा। क्या आप जानते हैं कि फेलिक्स कितना ताकतवर है? हाँ, सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि वह मार्शल अप्रेंटिस बन गया है, केन ने स्वीकार किया।
हम 6 महीने पहले मिले थे जब मैं मार्शल अप्रेंटिस बना था और वह उस समय एक्सप्लोरेशन स्टेज में था। तो वह हाल ही में प्रशिक्षु बना होगा। रूई ने निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा अगर आप उसे केवल उसके अन्वेषण चरण में जानते थे तो उस समय उसने अपने मार्शल पद की खोज नहीं की थी, है ना? केन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे इस बात की काफी जिज्ञासा है कि उसकी मार्शल आर्ट किस बारे में है। वे हल्के फुल्के मजाक करते हुए प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़े। सुविधा केंद्र पर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत वहां भारी भीड़ देखी। केन ने सीटी बजाते हुए कहा, ये तो बहुत सारे लोग हैं। आखिरकार ये हमारे बैच का पहला द्वंद्व युद्ध है। साथ ही ये नौसिखिए टॉपर और एक मार्शल प्रशिक्षु के साथ द्वंद्व युद्ध है। अगर इसमें इस तरह की दिलचस्पी ना हो तो यह अजीब होगा। केन ने उत्सुकता भरे भाव से सिर हिलाया। वह खुद भी उस लड़ाई को लेकर काफी उत्सुक था। तभी, अरे तुम दोनों भी यहाँ हो, एक आवाज ने उनसे कहा। उस आवाज को तुरंत पहचानते ही केन का उत्साह तुरंत खत्म हो गया। रूई ने भी आह भरी। हाँ, उसने हल्के से जवाब दिया। क्या आप लोगों को लगता है कि कौन जीतेगा? फे ने उन दोनों से, खासकर केन से पूछा क्योंकि वे दोनों फेलिक्स के परिचित थे। केन ने कंधे उचकाते हुए मान लिया कि वह इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली। जब तक फेलिक्स की लंबाई में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती तब तक शायद वह जीत नहीं सकता। फे ने सिर हिलाया, लेकिन उसने प्रवेश परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षा में नेल के प्रदर्शन को देखने के बावजूद उसे चुनौती दी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह कुछ हद तक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि नेल को चुनौती देते समय वह कितना समझदार था। रूई ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जब ये सब हुआ मैं वहीं था, यकीन मानो वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। फे ने अभ्यास के अखाड़े की ओर रुख किया। तो फिर हमें देखना होगा कि उसका फैसला कितना तर्कसंगत था और कितना भावनात्मक। वाह, तुमने हिम्मत नहीं हारी। नेल मुस्कुराए। मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा, फेलिक्स ने दबी हुई नाराजगी के साथ जवाब दिया। अपनी बात पर कायम रहो कमीने, नेल ने तीखे शब्दों पर जोर देते हुए कहा। फेलिक्स ने दांत पीसते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ ही देर में रेफरी ने दोनों लड़ाकों को अपनी अपनी जगह लेने, झुकने और अपनी अपनी मुद्रा में खड़े होने का आदेश दिया। दिलचस्प, रूई ने फेलिक्स की मुद्रा देखकर धीरे से कहा। फेलिक्स ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया था और हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाया था, फिर वह इतना नीचे झुक गया था कि उसका सिर छाती के स्तर तक आ गया था। वह एक पहलवान है, रूई ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। ये कुश्ती की एक बहुत ही आम मुद्रा थी और इसका एक ठोस कारण भी था। इस मुद्रा से पहलवान टेकडाउन और शूट करके दूरी कम कर सकते थे और मुकाबले को फुल कॉन्टैक्ट ग्रैपलिंग में बदल सकते थे। स्क्वाट करने से वे अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट के निचले हिस्से पर हमला कर सकते थे, जिसे शूट कहा जाता था, और बाहों को इस तरह रखा जाता था कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ सके ताकि उन्हें दूरी बनाने या अपना संतुलन बनाए रखने से रोका जा सके। फे ने सिर हिलाया। अगर वह लड़ाई को पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई में बदलने में सफल हो जाता है तो वह जीत सकता है। नेल का बैठने का तरीका थोड़ा अजीब था। वह थोड़ा सा उखड़ू बैठा था और अपनी बाहों को ढीला छोड़कर जमीन से ऊपर लटकाए हुए था। उसका हावभाव शांत था, उसके चेहरे पर आलसी आत्मविश्वास का भाव था। तैयार, शुरू करो, रेफरी ने मैच शुरू किया। तुरंत ही फेलिक्स ने बाहें फैलाकर नेल पर झपट्टा मारा। यह एक आम गोलीबारी की रणनीति थी। जैसे ही फेलिक्स स्थिर खड़े नेल को पकड़ने ही वाला था, नेल उछलकर फेलिक्स के सिर पर जा गिरा। एक पैर पर बेपरवाही से खड़ा रहा, हाथ जेब में डाले हुए। फेलिक्स ने तुरंत नेल के पैरों पर झपट्टा मारा, उसे गिराने की उम्मीद में, लेकिन इससे पहले कि नेल ने बड़ी आसानी से कलाबाजी करते हुए उसके पीछे छलांग लगा दी। उस करतब के बल से फेलिक्स घुटनों के बल गिर पड़ा, जबकि नेल ने आलस भरी ऊप से उसकी ओर देखा। क्या तुम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे? उसने जम्हाई ली। फेलिक्स गुस्से से गुर्राया और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए तेजी से झपटा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने नेल को आसानी से पकड़ लिया। नेल हिला तक नहीं, वह बस ऊप से उसकी आंखों में घूर रहा था। मुझे तुम पर हावी होने दोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार पर पछतावा करवा दूंगा। फेलिक्स ने शर्मिंदा होकर कसम खाए। उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया था। उसने अब तक सीखे गए अपने सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षु स्तर के निर्णायक दांव का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। रिवर्स व्हिप। उसने नेल को पीछे से पकड़ा, उसके शरीर को उठाया और उसे पूरी तरह से अपनी पीठ के पीछे घुमा दिया, जिससे नेल अपने सिर के बल गिर गया। बूम! टक्कर से एक भयंकर शोर उत्पन्न हुआ। फेलिक्स द्वारा उत्पन्न शक्ति की अत्यधिक मात्रा के कारण हवा का एक झोंका भी आया। वाह, मैंने उसे पकड़ लिया!
फेलिक्स बेहद खुश था। रिवर्स व्हिप एक जर्मन सुप्लेक्स ही था, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। इस तकनीक में शरीर की हर मांसपेशी से शक्ति को निर्देशित, एकत्रित और केंद्रित किया जाता था। यह आउटर कन्वर्जेंस के काफी समान था, वही तकनीक जिसका प्रयोग फे ने रूई के खिलाफ किया था। सिद्धांत वही, प्रयोग अलग। फेलिक्स बेहद प्रसन्नता भरे भाव से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी मां के सम्मान की रक्षा कर ली थी। बुरा नहीं, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दर्द हुआ। पीछे से एक आवाज सुनकर फेलिक्स जम गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी आंखों में डर था, वह पीछे मुड़ गया। उठते समय नेल ने अपनी गर्दन चटकाए। हाँ, उसने आगे कहा, सच कहूं तो तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर हो। वह वापस अपनी ढीली ढाली उकड़ू मुद्रा में आ गया। चूंकि आपने मुझे वह शानदार मूव दिखाया है तो यह उचित ही है कि मैं भी आपको वह दिखाऊं। वह और भी उत्साहित होकर मुस्कुराया। क्या आप सहमत नहीं हैं? फेलिक्स ने भयभीत भाव से उसकी ओर देखा। तुम, बैम। एक पल पहले नेल फेलिक्स से 3 मीटर दूर था। अगले ही पल उसकी बांह फेलिक्स के पेट में घुस गई और उसकी आंतों को मरोड़ने लगी। तेज, केन ने कहा। वह खुद भी इतनी गति हासिल कर सकता था, लेकिन पैरेलल वॉक और कुछ अन्य प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को मिलाकर ही। दूसरी ओर नेल बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किए सीधे फेलिक्स की ओर दौड़ पड़ी। फेलिक्स टूटी हुई कठपुतली की तरह बिखर गया, सांस लेने में असमर्थ। नेल ने उसके डायफ्राम पर वार किया था, जिससे वह क्षण भर के लिए बेसुध हो गया था। वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह हवा के लिए हौंफ रहा था। लार के बीच उसके मुंह से खून की एक धार बह रही थी। नेल ने आह भरी, उसका व्यवहार सुस्त हो गया और उस दृश्य को देखकर उसका सारा उत्साह गायब हो गया। हम कितना मजा कर रहे थे। तुम्हें बस बीच में ही सब कुछ खत्म करना था। कोई बात नहीं। उसने कंधे उचकाए, फिर अचंभित रेफरी की ओर एक नजर डाली, जिसने इशारा मिलते ही तुरंत मैच समाप्त कर दिया। नेल रिंग से बाहर निकल गया। उसके लिए रास्ता बनाने के लिए हटी भीड़ की अनदेखी करते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। आह, तुम। उसने फे को पहचान लिया। प्रवेश परीक्षा वाली तुम ही हो, तुम कमाल की थीं। उसके लंबे, उलझे हुए चांदी जैसे बालों के बीच उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम वो काम जारी रखना चाहती हो जो हम तब अधूरा छोड़ गए थे? अरे वाह, तुम तो बड़े उत्साही हो। फे खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उस समय खाली थी। मेरे पास एक और घमंडी बच्चे के साथ समय बिताने का समय नहीं है। उसने केन के हरे बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, जिससे केन ने तुरंत झटक दिया और उसे घूरने लगा। नेल ने उसे बेरुखी से देखा। केन और रूई की आंखों में आंखें मिलाईं और फिर पलटकर बोली, हम डरपोक कुतिया। एक ऐसे लड़के के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अभी मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं बना है। उसने भी उसी तरह की शत्रुता का जवाब दिया। अब तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं दुल्लाहन परिवार की वारिस हूं। मेरा समय तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। उसकी आंखें और मुस्कान पल पल और भी ठंडी होती गईं। प्रचारित सामग्री। अपने किसी दोस्त को रेफर करें और उनके हर ट्रेड पर 25% कमीशन कमाएं। अधिक 437, 109, 146। एआई संचालित ऑटो ट्रेडर के साथ क्रिप्टो का व्यापार करें। अधिक 849, 212, 283। एक शिक्षक ने क्रिप्टो निवेश के जरिए रातों रात अपने $250 को $3000 में बदल दिया। अधिक 353, 88, 118। तनाव चरम पर था। अगर तुम इतने व्यस्त हो तो जब भी हमें देखो हमें परेशान करना बंद करो। केन बड़बड़ाया, जिससे फे जोर से हंस पड़ी। नेल ने दोनों को बिना किसी भाव के झगड़ते हुए देखा, फिर चुपचाप वहां से चली गई। तुम और मैं लड़ेंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। ये कहकर वह उस जगह से चली गई। रूई पूरे समय चुप रही, गंभीर भाव से खाली जगह को घूरती रही। वो तो बिल्कुल बदतमीज है ना? केन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह ... तुम ठीक हो भाई? केन ने उसकी पसलियों में मुक्का मारा। आह, क्या परेशानी है यार? रूई अपनी तल्लीनता से बाहर निकला और केन को घूरने लगा। क्या तुम नेल की कही बातों के बारे में सोच रहे हो? उसने रूई से पूछा। नेल ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। केन उसे घूरता रहा। 1 मिनट रुको। रूई ने उलझन में रिंग की ओर देखा। फेलिक्स और नेल अभी कुछ देर पहले ही रिंग पर थे। वे कहाँ चले गए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या वह भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी? लड़ाई तो शानदार थी ही, लेकिन यह उससे भी कहीं ज्यादा शानदार है। रूई के चेहरे पर भाव और भी गंभीर हो गए। क्या तुम इस पूरे समय लड़ाई के बारे में सोचते हुए खोए हुए थे? फे ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसे भूल जाओ, वह एक अजीब आदमी है। केन ने सिर हिलाया।
अरे ये तो बहुत बुरा है, रूही ने विरोध किया। मैंने तो बस एक पल के लिए ही इसके बारे में सोचा था। केन ने अपना माथा पकड़ लिया जबकि फेथ जोर से हंस पड़ी। अभी क्या हुआ? रूही ने उस दृश्य को देखकर अपना सिर खुजाते हुए बुदबुदाया। हम मेडिकल सुपरवाइजर ने अपने सामने रखी मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डालते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। ओह डॉक्टर साहब, कोई समस्या है क्या? रूही ने मेज के दूसरी तरफ बैठे हुए थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। डॉक्टर के चेहरे के भाव से कोई तसल्ली नहीं मिली। नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्वयुद्ध को 3 दिन बीत चुके थे। तब से जीवन लगभग सामान्य रूप से चल रहा था। द्वंद्वयुद्ध समाप्त होते ही रूही ने मानसिक कायाकल्प करने वाली औषधियों के प्रभाव के कारण नींद की परवाह किए बिना प्रशिक्षण में वापसी कर ली। ये औषधियां मन को उसी प्रकार तरोताजा करती थीं जैसे 8 घंटे की नींद करती है। औषधि देना और विद्यार्थी की स्थिति पर नजर रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य था, जिसे चिकित्सा विभाग ने बखूबी निभाया। कायाकल्प औषधि की अधिक मात्रा लेने से मस्तिष्क क्षति और मानसिक विकार हो सकते थे, ये जानलेवा भी हो सकता था, और अकादमी ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत सख्त प्रोटोकॉल प्रणाली स्थापित की थी कि अनजाने में भी इससे विद्यार्थियों को कोई नुकसान न पहुंचे, जो एक भयावह आपदा होगी। चिकित्सा विभाग को यह निर्धारित करने के लिए चिकित्सा परीक्षण करने थे कि क्या छात्र कायाकल्प करने वाले पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए उपयुक्त है, साथ ही साथ उनकी मात्रा और प्रभावकारिता का भी निर्धारण करना था। रूही ने अभी अभी दैनिक नियमित परीक्षणों में से एक पूरा किया था और वर्तमान में वह एक नामित डॉक्टर के सामने उपस्थित थी जो उनका मूल्यांकन कर रहा था। उसने रूही के सवाल को अनसुना कर दिया और उलझन में पन्ने पलटती रही, फिर अंत में रूही की ओर देखा। आपने लगातार प्रतिदिन एक एक करके 3 कायाकल्प औषधि का सेवन किया है, सही है? हाँ, उसने और भी अधिक उलझन में पड़कर आंकड़ों पर एक नजर डाली और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खेद है कि परीक्षणों में कोई त्रुटि है। आपको तुरंत चिकित्सा परीक्षण दोबारा करवाने होंगे। ये सुनकर रूही की चिंता और बढ़ गई। उसने सावधानी से पूछा, क्या मेरी सेहत में कोई समस्या है, डॉक्टर? नहीं, आपको कोई समस्या नहीं है, बस आंकड़ों से पता चलता है कि आप लगातार अधिक मात्रा में औषधि का सेवन करने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि यह एक स्थापित चिकित्सीय तथ्य है कि 13 वर्ष के बच्चे 3 बार नींद से बचने के लिए 3 औषधि का सेवन नहीं कर सकते, अन्यथा इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इन दैनिक परीक्षणों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर उनकी सीमा का सत्यापन करना है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वे इन सीमाओं का उल्लंघन न करें। उसने अपने प्रिस्क्रिप्शन बिलों पर टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए समझाया। रूही ने सिर हिलाया और फिर अपनी बात दोहराई। तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हूं या ठीक नहीं हूं? परिणाम बताते हैं कि कुछ और कायाकल्प औषधि लेने से आप कुछ और दिनों तक बिना सोए रह सकते हैं। हालांकि चिकित्सकीय रूप से यह असंभव है। उसने सिर हिलाया। संभवतः चिकित्सा या दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में कहीं कोई मानवीय त्रुटि हुई है या फिर परिणाम गलत आया है। चूंकि यह डेटा स्पष्ट रूप से गलत है, इसलिए आपको एक और कायाकल्प औषधि देना खतरनाक होगा। 13 साल के बच्चे का अवचेतन मन इतना अविकसित और अपरिपक्व होता है कि वह गंभीर दुष्परिणामों के बिना और अधिक सहन नहीं कर सकता। रूही की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे अचानक एक बात समझ में आई। सामान्य परिस्थितियों में यह उसका बहुत ही तर्कसंगत विश्लेषण था। चिकित्सा परीक्षणों में गलतियां होना आम बात थी, यहां तक कि पृथ्वी पर भी अप्रत्याशित परिणाम आने पर एहतियात के तौर पर दोबारा परीक्षण करवाना चिकित्सा पद्धति का हिस्सा था। हालांकि उनके पास एक और स्पष्टीकरण था। क्या होगा अगर मैं सामान्य 13 वर्षीय बच्चों की तुलना में अधिक औषधियां इसलिए ग्रहण कर सकता हूं क्योंकि मेरा अवचेतन मन 13 वर्षीय बच्चे का नहीं, बल्कि 72 वर्षीय व्यक्ति का है? उसने आश्चर्य से सोचा। इसके दूरगामी परिणाम थे। इसका मतलब था कि वह अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक समय तक प्रशिक्षण ले सकता था। उसे नींद की कोई आवश्यकता नहीं होगी और वह अपना अधिकांश जीवन अकादमी में प्रशिक्षण लेते हुए बिता सकता था। उसकी विकास दर उसके साथियों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी। वह दिन रात उनसे कई गुना अधिक समय तक प्रशिक्षण ले सकता था। ये सोचकर रूही बेहद उत्साहित हो गया, लेकिन ये सिर्फ अटकलबाजी थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था, वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उन्होंने उत्साहपूर्वक डॉक्टर से जल्द परीक्षण कराने का आग्रह किया, जिससे डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गईं। सौभाग्यवश अकादमी ने त्वरित और कुशल तरीके से काम किया और 1 घंटे के भीतर ही डॉक्टर को नए परीक्षणों के परिणाम मिल गए। क्या? उसने घबराकर रिपोर्ट पर सरसरी नजर डाली और बीच बीच में रूही की ओर देखती रही। 3 दिन तक ताजगी देने वाली दवाएं लेने के बाद क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उससे पूछा। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, डॉक्टर।
उसने आह भरी और दस्तावेजों को अपनी मेज पर रख दिया। ठीक है, प्रोटोकॉल के अनुसार आपको आवश्यक मात्रा में खुराक दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं वाकई अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकता हूँ। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन असामान्य घटनाएं तो अनसुनी नहीं है, हालांकि यह नहीं है। लगता है तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी उम्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बहुत अजीब है। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। रूई मन ही मन बहुत खुश था। वह जितनी ज्यादा मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां ले सकता था, उसका मतलब था कि वह हर हफ्ते उतने ही ज्यादा घंटे अभ्यास कर सकता था। वह 13 साल के बच्चे से लगभग 7 गुना बड़ा था, और अगर समय अवधि मानसिक उम्र पर निर्भर करती है, तो उसका रात का अभ्यास भी लगभग 7 गुना ज्यादा हो सकता था। उसने इन दवाओं की मदद से पूरे मन से अभ्यास करने का इरादा किया था। मैं कितनी तेजी से मजबूत हो जाऊंगा। वह उत्साह से झूम उठा। थोड़े समय के लिए तो इसका ज्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय के बाद संचित अतिरिक्त समय काफी महत्वपूर्ण होगा। रूई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने सोचा कि वह केन से उम्मीद से कहीं पहले ही उसकी बराबरी कर लेगा। शायद अकादमी से स्नातक होने से पहले ही। केन की शुरुआती बढ़त समय के साथ धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण और असरदार होती जाएगी, लेकिन औषधियों की मदद से वह इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। जैसे ही उसे जागते हुए अपने हर पल को प्रशिक्षण और मजबूत बनने में समर्पित करने की तीव्र इच्छा हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बस तुम इंतजार करो, मैं इतना ताकतवर बनूंगा जितना तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसने मन ही मन कहा। नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्वयुद्ध को 3 महीने बीत चुके थे। रूई शारीरिक और प्रदर्शनात्मक प्रशिक्षण से हटकर लगभग बुनियादी मार्शल आर्ट अभ्यास में रम चुका था। मार्शल आर्ट का मार्ग एक विशाल मीनार के निर्माण के समान है। एक ऊंची मीनार के लिए अत्यंत मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह ढह जाएगी। इस मामले में मीनार की नींव की एक नहीं, बल्कि 2 परतें थीं। पहली थी शारीरिक नींव, जिसमें शरीर को इस प्रकार निखारना और मजबूत बनाना शामिल था ताकि वह मार्शल आर्ट का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। यह वह प्रशिक्षण था जो रूई ने अकादमी की शुरुआत से ही प्राप्त किया था। दूसरा था मार्शल फाउंडेशन, जिसके तहत हर मार्शल आर्टिस्ट को सभी क्षेत्रों की बुनियादी बातें सीखनी पड़ती थीं। यहाँ तक कि एक विशुद्ध स्ट्राइकर मार्शल आर्टिस्ट को भी ग्रैपलिंग और कुश्ती की बुनियादी बातें सीखनी पड़ती थी। यहाँ तक कि एक विशुद्ध पहलवान को भी स्ट्राइकिंग सीखनी पड़ती थी। इसका उद्देश्य उन्हें पारंपरिक युद्ध के सभी रूपों में बुनियादी अनुभव प्रदान करना था। आखिरकार, जब आप युद्ध के मैदान में किसी मार्शल मिशन को पूरा कर रहे होते हैं, तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने का मौका कभी नहीं पाते। मार्शल फाउंडेशन ने मार्शल आर्टिस्टों को सभी क्षेत्रों में बुनियादी दक्षता हासिल करने की अनुमति दी। इन दोनों क्षेत्रों में महारत हासिल करने के बाद ही अपनी खुद की मार्शल आर्ट बनाने और विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सामान्यतः इस स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, केवल शारीरिक प्रशिक्षण में ही 1 वर्ष लग जाता है। लेकिन हाल ही में अकादमी में एक ऐसे लड़के की अफवाहें और कहानियां फैल गईं जो पहले से ही मार्शल फाउंडेशन स्तर पर पहुंच चुका था। कहा जाता था कि वह लड़का एक दानव था। वह कई दिनों तक लगातार प्रशिक्षण करता था, केवल अनिवार्य रूप से थोड़े समय के लिए ही रुकता था। इस असाधारण प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें उस प्रक्रिया को तेजी से पार करने में सक्षम बनाया जो अन्यथा एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती। इसने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने वाली गति के करीब प्रगति हासिल करने में मदद की। रूई के शारीरिक प्रशिक्षण चरण को पूरा करने के कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 कारक थे उसकी पहले से ही तैयार की गई नींव। उसने बहुत कम उम्र से ही अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था, हालांकि उसकी तीव्रता काफी कम थी। उसने आवश्यक शारीरिक आधार का काफी हिस्सा पहले ही बना लिया था। इसके अलावा कायाकल्प और उपचार औषधि के कारण उसकी विकास गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे उसकी उत्पादकता उस स्तर तक पहुंच गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ये भी तय किया था कि वे अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग करते हुए जितना हो सके उतना प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण करेंगे। रूई ने गहरी सांस ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर हिलाकर अभिवादन किया। मार्शल फाउंडेशन स्तर तक पहुंच चुके छात्रों के लिए अभ्यास सत्र नियमित थे। यह उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को निखारने और उसे व्यवहार में लाने का सबसे अच्छा तरीका था। अभ्यास प्रशिक्षण प्रणाली काफी सरल थी। आधे छात्र एक रिंग में उतरते और उन्हें अन्य छात्रों से लड़ने के लिए चुनौती दी जाती। वे मैट पर तब तक लड़ते रहते जब तक वे हार नहीं जाते, और हारने पर उनकी जगह वह छात्र ले लेता जिसने उन्हें हराया था।
लड़के ने एक साधारण सतर्क मुद्रा अपनाए, इधर उधर हिलने डुलने के बाद रूई पर झपटा और फिर बीच की दूरी से एक लात मारी। लात काफी तेज और तीखी थी, जिससे रूई के लिए इसका फायदा उठाना मुश्किल हो गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब रूई ने दूरी कम कर ली और उसकी जांघ को बांह से जकड़ लिया, फिर आगे बढ़कर लड़के का संतुलन बिगाड़ दिया और उसे एक पैर से गिरा दिया। बैम! रूई ने बेरहमी से नीचे गिरे लड़के की ठोड़ी पर पूरी ताकत से लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। अपने पिछले जीवन में यह एक स्पार के लिए खतरनाक और अस्वीकार्य होता। हालांकि उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें पूरी ताकत लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उपचार औषधियों की उपलब्धता ने सभी जोखिमों को समाप्त कर दिया। मार्शल अकादमी चाहती थी कि उसके छात्र वास्तविक, पूर्ण और अप्रतिबंधित युद्ध का अनुभव करें। कोई अत्यधिक सुरक्षित और सीमित आदान प्रदान नहीं। मार्शल अकादमी अपने छात्रों को इस काबिल बना रही थी कि जब वे मार्शल स्क्वाड्स बने तो वे एक दिन अपनी जान जोखिम में डालकर मृत्यु की वास्तविक संभावना के साथ लड़ें। कुशल मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उन्हें दर्द, मारपीट और थकावट की अनुभूति से अभ्यस्त होना आवश्यक था। मैदान में नियमित रूप से इन चीजों का अनुभव करने के बाद ही वे अनुभवहीनता के कारण मैदान में लड़खड़ाएंगे नहीं। रूई ने राहत की सांस ली जब एक मेडिकल टीम के पैरामेडिक्स ने बेहोश लड़के को तेजी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा और खुद को अगले मैच के लिए तैयार किया। उसकी जगह लेने वाली लड़की उससे सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखती थी। रूई पहले ही कई छात्रों को जल्दी से हरा चुका था। नहीं आ रहे, खैर कुछ तो होना ही चाहिए, उसने सोचते हुए धीरे धीरे दूरी कम करते हुए अपनी चाल बदलनी शुरू कर दी। जब वह आमने सामने की लड़ाई की दूरी पर पहुंचा तो उसने उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुक्का मारा। वह मुक्का मारने से पहले उसे चौंकाना चाहती थी, लेकिन रूई ने मुक्का मारने से पहले ही झुककर उसके पेट पर सीधा मुक्का मारा, जो उसके डायफ्राम पर लगा। वह हौंफते हुए नीचे झुक गई, लेकिन रूई ने पहले ही अपना घुटना उसके चेहरे पर मार दिया था। बैम! वह जमीन पर गिर पड़ी और खून बहती नाक को सहलाते हुए लौटने लगी। पर्यवेक्षक ने मैच समाप्त होने का संकेत दिया। रूई ने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने साथियों के ध्यान को नजरअंदाज कर दिया। रूई ने अभी हाल ही में मार्शल फाउंडेशन स्टेज में प्रवेश किया था, वह इतना अच्छा कैसे हो सकता था? इसमें सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने अपने अतीत में किए गए कुछ शोधों को इसमें लागू किया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में रूई ने स्वयं को सर्वोत्तम संभव युद्ध शैली विकसित करने के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया था। यद्यपि कई लोकप्रिय शैलियां परखी और सिद्ध हो चुकी थीं, प्रतिस्पर्धा में खरी उतरी थीं और अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी थीं, फिर भी रूई स्वभाव से थोड़े आदर्शवादी थे। पानी के जैसा बनो मेरे दोस्त, अपने मन को खाली करें। जल के समान निराकार, आकारहीन बनो। आप एक कप में पानी डालते हैं तो वह कप बन जाता है। आप बोतल में पानी डालते हैं तो वह बोतल बन जाता है। आप इसे चायदानी में डालते हैं तो यह चायदानी बन जाती है। अब पानी प्रवाहित हो सकता है या ये क्रैश हो सकता है। पानी के जैसा बनो मेरे दोस्त। ये शब्द जो उन्होंने अपने बचपन में अपने सबसे बड़े आदर्श ब्रूस ली से सुने थे, कभी महज प्रेरणादायक शब्द थे, लेकिन वर्षों के सफल शोध के फलस्वरूप ये उनके जीवन का लक्ष्य बन गए। क्या एक ऐसी कारगर युद्ध शैली विकसित करना संभव था जो सभी युद्ध शैलियों के अनुकूल हो सके? क्या किसी को इस शैली का प्रशिक्षण देना संभव था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसी काल्पनिक मार्शल आर्ट बनाना संभव भी हो, तो क्या व्यवहार में, वास्तविक दुनिया में ये सफल हो पाएगी? क्या यह मौजूदा मिश्रित मार्शल आर्ट की नींव को पार कर पाएगी? मुझे कोशिश करनी ही होगी, मैं करना चाहता हूँ, जॉन फाल्कन ने मन ही मन सोचा था। उन्होंने शोध दल जुटाने और शोध निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वे पूरी जान लगा देने वाले थे। इस तरह की युद्ध शैली विकसित करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन अफसोस 57 वर्ष की आयु तक आते आते उनका अस्थमा बढ़ गया, उन्हें स्थायी चिकित्सा निगरानी में रहना पड़ा और लगभग बिस्तर पर ही रहना पड़ा। वे अपने फेफड़ों पर और अधिक दबाव नहीं डाल सकते थे। उन्होंने हार नहीं मानी। 2022 के युग में संचार प्रौद्योगिकी ने उनके लिए दूर से ही अपने कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करके अनुसंधान में संलग्न होना संभव बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया, लेकिन इससे केवल अपरिहार्य की प्राप्ति ही शीघ्र हुई। 59 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। वे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में असफल रहे। वे इसके बेहद करीब थे, केवल एक अंतिम बाधा बाकी थी, लेकिन भाग्य ने इसकी अनुमति नहीं दी। पब फ्यूचर एड्स। रूई ने गंभीर स्वर में सांस छोड़ते हुए अपनी बारी पूरी की और थकावट से चूर होकर अखाड़े से बाहर निकल गया। उनके पिछले जीवन की आखिरी चुनौती मार्शल आर्ट को वास्तविक जीवन में कारगर और व्यावहारिक बनाना था।
एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना जिससे मनुष्य इस अविश्वसनीय रूप से कठिन युद्ध शैली को सीख सके। रूई ने अपनी विकसित युद्ध शैली के केवल कुछ ही सिद्धांतों को लागू किया था। उसने केवल इसकी बुनियादी बातों को ही अपनाया था। कई मापदंडों का मूल्यांकन करके यह अनुमान लगाना संभव था कि कोई व्यक्ति क्या करेगा। उनके द्वारा विकसित किए गए सबसे शुरुआती प्रोटोटाइप एल्गोरिदम में प्रतिद्वंद्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र और सीमा को पढ़कर यह अनुमान लगाना शामिल था कि वे क्या करेंगे। ऐसे कई नियम थे जो मानव युद्ध को सीमित करते थे। सबसे पहले, मनुष्य अवचेतन रूप से हर समय संतुलन बनाए रखते थे। उनका वजन समान रूप से विभाजित होना आवश्यक था, अन्यथा वे गिर जाते। ये ताश के पत्तों के घर के सबसे निचले हिस्से से एक पत्ता निकालने जैसा था। बिना सहारे और असंतुलित वजन के कारण पूरा घर ढह जाता। दूसरे, हमले के सफल होने के लिए उसका सीमा के भीतर होना आवश्यक था। सीमा से बाहर से कोई हमला नहीं करता था, ये सामान्य ज्ञान की बात थी, इसलिए सीमा का उपयोग उनके इरादों का आकलन करने के लिए किया जा सकता था। इसके साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मनुष्यों के 4 अंग होते हैं, इसका मतलब यह था कि कुछ हद तक यह अनुमान लगाना संभव था कि वे संभवतः क्या करेंगे। अपने पहले प्रतिद्वंदी, जिसे रूई ने नॉकआउट किया था, के खिलाफ वह लड़का तुरंत आगे बढ़ा और रूई से लात मारने की दूरी पर रुक गया। इससे रूई को समझ आ गया कि वह मुक्का नहीं मार पाएगा, क्योंकि लात मारने की दूरी से मुंह के मारना मुश्किल था, इसलिए उसके पास एक पैर से लात मारने का ही विकल्प बचा था। दूसरी बात, हमले से पहले लड़के ने अपना वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया था। इसका मतलब ये था कि वह पैर हिला नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता और वह गिर जाता, जिससे पहले नियम का उल्लंघन होता। इसका मतलब था कि वह अपने दाहिने पैर से लात मारने वाला था। बेशक रूई को नहीं पता था कि लात ऊंची होगी, मध्यम होगी या नीची, या फिर राउंड हाउस किक होगी या सीधी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इतना जानना ही काफी था कि लड़का दाहिने पैर से लात मारने वाला है। लात पड़ते ही वह तुरंत उसके करीब पहुंच गया। घुटने के ऊपर तक ही लात मारना खतरनाक था, घुटने के ऊपर लात मारना काफी कमजोर हो जाता था। एक बार जब रूई जांघ तक पहुंच गया तो मैच पहले ही खत्म हो चुका था। जिस लड़की की नाक उसने तोड़ी थी, उसके पास पहुंचते समय रूई ने गौर किया कि उसका वजन शरीर पर समान रूप से बटा हुआ था, जिसका मतलब था कि लात लगने की संभावना कम थी और वह संतुलन नहीं खोएगी। इसलिए उसके पास सिर्फ उसकी भुजाएं ही बची थीं। इस लिहाज से वह या तो अपने दाहिने हाथ से सीधा मुक्का मार सकती थी, जो पीछे था, या अपने बाएं हाथ से, जो सबसे नजदीक था। हालांकि अपने दूर वाले दाहिने हाथ से मुक्का मारने के लिए उसे दूरी कम करनी पड़ती, यानी अपना वजन बदलना पड़ता, जो वह नहीं कर रही थी। इससे उसका बायां हाथ खाली रह गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसका क्या करेगी। हालांकि आंकड़ों के अनुसार अपने पिछले जीवन में वह योद्धा शायद ही कभी अपने बचाव वाले हाथ से अपरकट मारता था, इसलिए वह तुरंत कमर तक झुक गया और उसके पेट पर सीधा मुक्का मारने की तैयारी करते हुए तेजी से आगे बढ़ा, जिससे उसे आसानी से जीत मिल गई। इस प्रकार दूरी और संतुलन का आकलन करके वह एक बेहतरीन रणनीति अपना सका। हालांकि यह एक त्रुटिहीन विधि नहीं थी, वास्तव में ये काफी त्रुटिपूर्ण और सीमित थी। यह मॉडल अधिक जटिल पैंतरेबाजी को ध्यान में नहीं रख सकता था। इसके अलावा असंतुलित फ्रेम के साथ हमले शुरू करने के कई तरीके थे। यह मॉडल उच्च स्तरीय नकली चालों और छल कपटों को समझने में असमर्थ था। अंततः ये लंबे समय में विफल हो गया। इसमें बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन इसने बाद में आने वाली चीजों के लिए एक आधार का काम किया। शारीरिक कायाकल्प करने वाली औषधि का सेवन करने के बाद रूई ने बुदबुदाया। उसे नहीं पता था कि उसकी मार्शल आर्ट अंततः कैसी होगी, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन में किए गए हर शोध का भरपूर उपयोग करने का इरादा किया था। अपने पिछले जीवन के कुछ अंशों का उपयोग करने से उसे अन्य मार्शल आर्टिस्टों पर बढ़त हासिल हुई। मैं अपने मार्शल पथ को खोजने के लिए बेताब हूँ, उसने अनगिनत बार यही सोचा। मास्टर अरोनियन बड़ी उत्सुकता से एक दस्तावेज के पन्ने पलट रहे थे। एक सेवानिवृत्त अनुभवी मार्शल मास्टर होने के नाते ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उन्होंने नहीं देखी थीं। इन दिनों उनकी रुचि जगाना आसान नहीं था। हर साल नए छात्र उनके पास कुछ दिलचस्प मामले लेकर आते थे, लेकिन अंततः वे मामले उनके लिए नए नहीं होते थे। हाल ही में उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। एक 13 वर्षीय नौसिखिए छात्र के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के लगातार कई दिनों तक मानसिक कायाकल्प करने वाली औषधियां पीना कैसे संभव था। उसने दस्तावेजों में मौजूद जानकारी को ध्यान से पढ़ा। रूई की मानसिक स्थिति अविश्वसनीय थी, उसने सचमुच ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें ये जानने की वाकई उत्सुकता थी कि भविष्य में रूई का विकास कैसे होगा।
रूई और केन के अकादमी में शामिल हुए 3 महीने बीत चुके थे। दोनों अब 14 साल के हो चुके थे। रूई ने अभी अभी फाउंडेशन स्टेज पूरी तरह से पास की थी। आमतौर पर इसमें 6 महीने लगते हैं, लेकिन जीवन भर किए गए लक्षित प्रशिक्षण और मानसिक कायाकल्प करने वाली औषधियों के प्रति असाधारण सहनशीलता के कारण वह अपने साथियों से काफी आगे निकल गया था। प्रशिक्षु अभ्यास केंद्र में बैठे रूई का ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित था। वहां एक घेरे में कई छात्र एकत्रित थे और केंद्र में एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जो लगभग 40 वर्ष की लग रही थी। उसे निहारने मात्र से ही रूई पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने चारों ओर उन लोगों पर नजर डाली जो उसे घेरे हुए थे। उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, केन, फे, मिलियाना और फेलिक्स। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु एक मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। उसने उन सभी को एक साथ हमला करने का निर्देश दिया था। माहौल तनावपूर्ण था, फिर भी वह महिला पूरी तरह शांत और संयमित थी। तुलनात्मक रूप से अन्य छात्र अकड़े हुए थे। आओ, उसने शांत भाव से निर्देश दिया। कुछ क्षणों तक सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अगले ही पल प्रशिक्षुओं ने उस पर हमला बोल दिया। फे उसके सबसे करीब थी। उसने तेजी से दूरी कम की और फिर हथेलियों से ताबड़तोड़ हमले किए। उसकी हर हथेली अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी थी, जिससे हर हरकत के साथ हवा के झोंके उठ रहे थे। रूई ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। हर हमले से रूई को दीवार तोड़ने वाले विस्फोटकों की याद आ जाती थी, जिनका इस्तेमाल स्वॉट टीमें उसके पिछले जीवन में लक्षित इमारतों और सुविधाओं में घुसने के लिए करती थीं। वह सचमुच मेरे खिलाफ बहुत संयम बरत रही थी, रूई ने धीरे से कहा। अगर उसने तीसरे दौर में इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया होता तो उसे पलटवार करने का मौका मिलने से पहले ही उसकी बाहें टूट चुकी होती। फिर भी उसके हमलों की भीषण शक्ति के सामने भी मार्शल स्क्वायर बिल्कुल शांत थी। उसने अपने हाथ उठाए और लगभग सुस्त भाव से फे के सभी हमलों को बड़ी कुशलता से मोड़कर रोक दिया। फे के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही मार्शल स्क्वायर ने तेजी से लेकिन अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला पैर का वार किया, जिससे फे जमीन पर गिर पड़ी और घुटनों के बल आ गई। अचानक मार्शल स्क्वायर 3 और शिष्यों से घिर गई। उनमें से एक को लात मारने की कला आती थी, जबकि बाकी 2 कुश्ती करने वाले प्रतीत होते थे। दोनों पहलवानों ने उसके अंगों को जकड़ लिया ताकि तीसरा उस पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर सके, लेकिन उसने बस उसे पकड़े हुए दोनों को ऊपर उठा लिया और लात को रोकने के लिए उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया, फिर तुरंत उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, जैसे कोई बीच बॉल उछलती है। अचानक एक आकृति उसकी नजर से ओझल होकर तेजी से उसकी ओर दौड़ी, मानो उसकी जानकारी के बिना ही निकल जाने की कोशिश कर रही हो। केन, रूई ने कहा, लेकिन जैसे ही वह हमला करने की हद तक करीब आया, उसने उसकी ओर मुड़कर उससे नजरें मिलाईं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम तो फुर्तीली हो, है ना? उसने लगभग ऊबते हुए बुदबुदाया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि केन भी उससे समझ नहीं पाया। उसने उसे पकड़ा और इतनी तेजी से अपने कंधे पर से उठाकर फेंक दिया कि जमीन पर गिरने से पहले उसे धुंधली दुनिया के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर रूई सचमुच चौंक गई। केन को मात मिल गई। केन को, उसने बड़ी आसानी से उनके सभी हमलों का व्यक्तिगत रूप से और एक साथ सामना किया। 1 घंटे बाद सभी प्रशिक्षु जमीन पर पड़े थे। वे सभी थके हुए और चोटिल थे। फिर भी मार्शल स्क्वायर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस हल्का फुल्का व्यायाम किया हो। ये दृश्य देखकर रूई को बहुत छोटा महसूस हुआ। उन मार्शल प्रशिक्षुओं में से एक भी उससे आसानी से हरा सकता था, लेकिन इतने सारे प्रशिक्षुओं को एक मार्शल स्क्वायर ने मिलकर हरा दिया। उसे अपनी अर्जित शक्ति पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था, लेकिन वह पूरी तरह से खत्म हो गया। रूई ने आह भरी। उस स्तर तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? उसने चिंतन करते हुए सोचा। केन ने बताया था कि प्रशिक्षुओं और मार्शल स्क्वायर के बीच सामूहिक अभ्यास सत्र होने वाला है, इसलिए उसने कुछ समय निकालकर उसे देखने का फैसला किया। आमतौर पर प्रशिक्षक नौसिखियों को बिना पूर्व सूचना के अवकाश लेने की अनुमति नहीं देते, लेकिन सभी प्रशिक्षक जानते थे कि रूई आलसी नहीं था। रूई ने उसे जिस कठिन और थका देने वाले कार्यक्रम में व्यस्त रखा था, उसे देखकर सबसे सख्त और कठोर प्रशिक्षक भी दंग रह जाते थे। जब रूई ने उन्हें इसका कारण बताया तो उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। उसने पहले ही अपने प्रशिक्षकों का सम्मान अर्जित कर लिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उसकी जैसी मेहनती व्यक्ति काम में ढिलाई नहीं बरतेगा। अरे यार, तुम ठीक हो? स्क्वायर के छात्रों को उनकी कमियों और खामियों के बारे में निर्देश देने के बाद जब वह सुविधा केंद्र से चला गया तो रूई ने केन से पूछा। केन ने बाहें फैलाते हुए आह भरी। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी मार्शल स्क्वायर के साथ अभ्यास नहीं किया था।
बात बस इतनी थी कि मार्शल ऋषि के पुत्र होने के नाते वे आमतौर पर उसके प्रति विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करते थे। अकादमिक स्क्वायर प्रशिक्षकों को इसकी परवाह नहीं थी। अकादमी खुलेआम पक्षपात न करने के मामले में बेहद सख्त थी। मार्शल अकादमियां ऐसी संस्थाएं नहीं थीं जिन पर मार्शल ऋषि का रौब हो सके। आखिर वे संपूर्ण मार्शल यूनियन का ही विस्तार थी और सभी मार्शल अकादमियों के ग्रैंडमास्टर का पद वर्तमान में एक प्रसिद्ध मार्शल ऋषि के पास था। मुझे इतनी मार खाने की आदत नहीं है, खासकर अपने साथियों के हाथों, केन ने बुदबुदाते हुए कहा। रूई अब अन्वेषण चरण में प्रवेश कर चुका था। आधारभूत चरण ने उसके शारीरिक, प्रदर्शनकारी और मार्शल कौशल को निखारा था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से सुगठित था, उसकी मांसपेशियां शक्तिशाली होने के साथ साथ लचीली और गतिशील भी थीं, उसकी हड्डियां घनी और मजबूत थीं, उसकी त्वचा और मांस सख्त और कठोर थे। यह अकादमी में प्रवेश करने से पहले के उसके दुबले पतले, कोमल और कमजोर शरीर से बिल्कुल विपरीत था। अब उसने ऐसा शरीर प्राप्त कर लिया था जो उसके मार्शल पद की खोज में पहला कदम उठाने के योग्य था। उसकी प्रदर्शन क्षमताएं, जो पहले औसत थीं, अब संतोषजनक स्तर से भी ऊपर पहुंच गई थीं। 14 वर्ष की आयु में अन्वेषण चरण में पहुंचे एक लड़के के लिए उसकी मार्शल कला में निपुणता काफी प्रभावशाली थी। अन्वेषण चरण के नौसिखियों को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त बोलचाल की उपाधि एक्सप्लोरर के रूप में उनके पाठ्यक्रम में कई बदलाव हुए थे। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम अब अकादमी द्वारा अनिवार्य नहीं था। उन्हें मार्शल आर्ट की नौसिखियों के लिए अन्वेषण पुस्तकालय तक मुफ्त पहुंच प्रदान की गई थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य न होते हुए भी अकादमी ने कुछ सैद्धांतिक सेमिनार अनिवार्य कर दिए थे। इसका उल्लेख मार्गदर्शिका में नहीं था, इसलिए वे अचंभित रह गए। जाहिर तौर पर अकादमी ने छात्रों को अन्वेषण चरण में रहते हुए, जब तक उन्होंने अपने मार्शल पद की खोज नहीं कर ली थी, विभिन्न विषयों पर जानकारी और शिक्षा देना आवश्यक समझा। वह उनके इरादों को समझ गया था। मार्शल आर्ट की दुनिया और उद्योग के बारे में बुनियादी जानकारी और ज्ञान होना इसमें शामिल होने से पहले उनके लिए सबसे अच्छा था। इससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। रूई ने मार्शल यूनियन पर एक पाठ्यपुस्तक पर सरसरी नजर डाली। उसमें दी गई जानकारी उन सामान्य, अस्पष्ट और अविश्वसनीय अफवाहों की तुलना में अधिक विस्तृत और विशिष्ट थी जिनसे वह आमतौर पर रूबरू होता था। दिलचस्प जानकारी को समझने के बाद उसने धीरे से कहा, पाठ्यपुस्तक का पहला खंड मार्शल आर्टिस्टों का इतिहास था, साथ ही कैनरियन मार्शल यूनियन का उसके वर्तमान स्वरूप तक का पूरा विवरण और कैनरियन साम्राज्य की वर्तमान स्थिति में उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति और भूमिका का वर्णन था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मार्शल आर्टिस्टों को योद्धाओं के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में लगभग 500 वर्ष पहले से देखा जा सकता है। उस समय मार्शल आर्टिस्टों की वर्तमान श्रेणी प्रणाली मौजूद नहीं थी, लेकिन मार्शल यूनियन के इतिहासकारों और मानवविज्ञानी का अनुमान है कि उस युग के सर्वोच्च मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा से ज्यादा मार्शल अप्रेंटिस ही रहे होंगे। हालांकि अपर्याप्त आंकड़ों के कारण ये बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ये बात स्पष्ट थी कि मार्शल आर्टिस्टों के उदय ने मानव जाति की सदियों पुरानी सत्ता संतुलन की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला दिया। मार्शल आर्टिस्टों के उदय से पहले पनामा महाद्वीप संघर्ष और युद्ध से ग्रस्त था। बड़े और स्थिर देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वहां मनुष्यों की छोटी छोटी बस्तियां थीं, जिनका आकार आमतौर पर कैनरियन साम्राज्य के आधुनिक शहरों के बराबर था। ये छोटे छोटे राज्य क्षेत्र संसाधन, पूंजी और जनशक्ति पर एकाधिकार के लिए निरंतर संघर्ष में लगे रहते थे। इन छोटे संप्रभु राज्यों के शासकों ने तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग तरीके से राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार स्थापित किया और उसे बनाए रखा। 500 वर्ष पूर्व प्रौद्योगिकी की स्थिति आज की तुलना में बहुत ही दयनीय और प्रारंभिक थी। उस समय मार्शल आर्टिस्ट मौजूद नहीं थे, इसलिए व्यक्तियों की शक्ति और महत्व नगण्य था। शासकों ने अपने शत्रु संप्रभु राज्यों के विरुद्ध बाहरी रूप से राजनीतिक शक्ति बनाए रखने के लिए अधिक जनशक्ति का उपयोग किया और युद्ध को रोकने के लिए बड़ी संख्या में विशाल सेनाएं खड़ी की, तथा आंतरिक रूप से प्रोत्साहनों और बाधाओं के संयोजन के माध्यम से राजनीतिक शक्ति बनाए रखी। बिल्कुल पृथ्वी की तरह, रूई ने मन ही मन सोचा। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का प्रभाव बहुत सीमित था। व्यक्तिगत शक्ति अनेक लोगों की शक्ति के आगे नगण्य थी। जब तक शासकों द्वारा बहुमत की शक्ति का उपयोग और लाभ उठाया जाता था, व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं था। मार्शल आर्ट युग से पहले अधिकांश संप्रभु राज्यों के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि मार्शल आर्टिस्टों के उदय के साथ यह स्थिति बदल गई। शुरुआत में इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं था, लेकिन इससे सत्ता का संतुलन थोड़ा सा बदल गया। मार्शल आर्टिस्ट के प्रशिक्षु शक्तिशाली थे, लेकिन इतने नहीं कि वे अकेले ही किसी संप्रभु राज्य को पराजित कर सकें।
वे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं थे, इसलिए सत्ताधारी दलों ने इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय शासक लालची हो गए और मार्शल आर्ट की उभरती शक्ति पर एकाधिकार करने और उसका लाभ उठाने की कोशिश करने लगे। यहाँ एक नया कारक था जो खेल को बदल सकता था और मौजूदा शक्ति संतुलन को उन संप्रभु राज्यों के पक्ष में झुका सकता था जो मार्शल आर्टिस्टों पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मार्शल आर्टिस्टों को प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन का इस्तेमाल किया, जो सामाजिक और आर्थिक लाभों के सामने जितने शक्तिशाली थे, व्यक्तिगत रूप से उतने ही शक्तिहीन थे। लगभग एक सदी बीत चुकी थी और संप्रभु राज्यों ने शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को पूरी तरह से संभालने, उनका शोषण करने और उन्हें अपने वश में करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। इस युग के युद्ध प्रशिक्षु इतने शक्तिशाली थे कि शासक और सत्ताधारी संस्थाएं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं, फिर भी उनका विरोध करने में इतने कमजोर थे। वे अपने परिवारों या स्वयं को भी एक पूरे राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकते थे। वे अपने अपने राज्यों के अनौपचारिक गुलाम बनकर रह जाने के लिए विवश थे। लगभग पूरी एक सदी तक यही स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन एक अविश्वसनीय रूप से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हो गई। पहले मार्शल स्क्वायर का जन्म हुआ। मार्शल स्क्वायर्स ने पहले से स्थापित सामान्य ज्ञान को तोड़ दिया। वे एक व्यक्ति की सेना की तरह थे। हालांकि वे अकेले ही किसी विशाल सेना को आसानी से नष्ट नहीं कर सकते थे, फिर भी उनकी विनाशकारी शक्ति भयावह थी और शासक लापरवाही से उनके क्रोध को मोल नहीं ले सकते थे। उनकी शक्ति एक निवारक थी। शायद एक अलग थलग स्थिति में शासक अपनी सारी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति जुटा सकते हैं और अपने संप्रभु राज्यों के सैन्य सरदारों को हराने के लिए हर तरह के घिनौने हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा? यदि वे ऐसा करते तो गृहयुद्ध के कारण उनका देश अत्यधिक कमजोर हो जाता। गृहयुद्ध में भारी मात्रा में धन, हर प्रकार के संसाधन खर्च हो जाते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि इससे सेनाएं कमजोर हो जाती हैं। आसपास के संप्रभु राज्य इस अवसर को पहचान लेंगे और तुरंत कमजोर हो चुके राष्ट्र पर युद्ध की घोषणा कर देंगे तथा उसे पूरी तरह से अपने अधीन कर लेंगे और उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। ये तो और भी बुरा था। अधिकांश शासकों के लिए यह एक अस्वीकार्य परिणाम था, इसलिए मार्शल आर्टिस्टों की बढ़ती व्यक्तिगत शक्ति को ध्यान में रखते हुए नई सामाजिक राजनीतिक प्रणालियों का अस्तित्व में आना आवश्यक हो गया, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। बेशक मामला इतना सीधा नहीं था। पहले से ही अराजक युद्धों का दौर और भी भयंकर उथल-पुथल में तब्दील हो गया था, क्योंकि अनगिनत राष्ट्रों ने अपनी संस्कृति, सत्ताधारी दल के मिजाज और अन्य परिस्थितियों के आधार पर मार्शल आर्टिस्टों को एकीकृत करने, उन पर प्रभुत्व स्थापित करने या उन्हें खत्म करने के लिए तरह तरह के सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल और समाधान आजमाए। कुछ मार्शल आर्टिस्टों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे, कुछ असफल रहे और मार्शल आर्टिस्टों द्वारा ही पराजित हो गए। फिर भी अधिकांश ने सहयोग का लक्ष्य रखा। अनगिनत राष्ट्र युद्ध युग के विजेताओं के हाथों पराजित और नष्ट हो गए। इसने युद्ध युग के अंत को चिन्हित किया और एक नए युग, मार्शल आर्ट के युग को जन्म दिया। यह मार्शल आर्ट की कहानी थी। रूई के लिए ये कहानी वाकई बेहद दिलचस्प थी। केवल इस जानकारी से ही उन्हें एहसास हो गया कि मार्शल यूनियन द्वारा छात्रों को मौजूदा हालात के बारे में शिक्षित करने का निर्णय कितना बुद्धिमत्तापूर्ण था। इतिहास के स्वयं को दोहराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भविष्य के लोग अतीत को भूल जाएं। रूई ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्हें संदेह था कि मार्शल आर्टिस्ट और राज्य के बीच संबंध शायद सुखद नहीं थे, लेकिन इससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस मुद्दे को कितना कम आंका था। शासक संभवतः मार्शल आर्टिस्टों से डरते और उन्हें तुच्छ समझते हैं क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट सत्ता के संतुलन में असंतुलन पैदा करते हैं। फिर भी वे विदेशी दबाव के कारण मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि बाहरी शत्रुओं को रोकने के लिए उन्हें मार्शल आर्टिस्टों की शक्ति की सक्रिय रूप से आवश्यकता होती है। रूई को यह एहसास हुआ। दूसरी ओर मार्शल आर्टिस्ट संप्रभु राज्यों द्वारा उन्हें दबाने की इच्छा से नाराज हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं कारणों से सहयोग करने की आवश्यकता है जिनसे शासक संस्थाओं को होती है, बाहरी दबाव। बेशक रूई को इस बात का एहसास था कि असलियत कहीं ज्यादा जटिल थी। उसकी समझ शायद मामले का सरलीकरण थी। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि उसके पास अधूरी जानकारी थी। मार्शल अकादमी द्वारा संघ और शाही परिवार की वास्तविक स्थिति और राजनीतिक दांवपेच का खुलासा करने का कोई तरीका नहीं था। यदि वह अधिक शक्तिशाली हो जाता और उच्चतर लोकों में प्रवेश कर जाता, तो संभवतः वह उनके बारे में और अधिक जान पाता। उनके सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अगले कुछ भाग और खंड पनामा महाद्वीप की स्थिति में गहराई से जाने के बजाय कैम्ब्रियन साम्राज्य और कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन पर अधिक केंद्रित थे। मार्शल यूनियन की स्थापना लगभग 400 वर्ष पूर्व हुई थी, हालांकि उस समय इसका स्वरूप और रूप काफी भिन्न था।
युद्धकालीन युग के कई बचे हुए संप्रभु राज्यों की तरह कैम्ब्रियन साम्राज्य ने भी मार्शल आर्टिस्टों के साथ सह अस्तित्व और सहयोग की नीति अपनाई। मार्शल यूनियन और शाही परिवार ने कैम्ब्रियन मार्शल संधि पर हस्ताक्षर किए, जो शांति, सहयोग और गठबंधन की घोषणा थी। उन्होंने कैम्ब्रियन मार्शल अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। यह एक अनुबंध था जिसमें सहयोग की शर्तें और नियम निर्दिष्ट थे। पाठ्यपुस्तक में शर्तों और नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया था। समझौते में कई खंड थे जिनमें शर्तों और नियमों के आधार और संदर्भ को विस्तार से समझाया गया था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोई कानूनी गुंजाइश या खामी न रहे जिसका फायदा कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के नुकसान पर उठा सके। वास्तविक नियम और शर्तें आश्चर्यजनक रूप से समान थीं। पहला खंड राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित था। शाही परिवार ने सीमा सुरक्षा, निगरानी और गश्त में निरंतर और नियमित सहायता के बदले में मार्शल यूनियन को वार्षिक कमीशन के रूप में भारी धनराशि का भुगतान किया। एक अन्य खंड युद्ध या आक्रमण की स्थिति में मार्शल यूनियन और शाही परिवार के बीच तय की गई शर्तों और नियमों से संबंधित था। हालांकि इसमें कई शर्तें और प्रावधान शामिल थे, लेकिन मूल रूप से इसका सार ये था कि मार्शल यूनियन भारी मात्रा में धन और अन्य संसाधनों के बदले कैम्ब्रियन साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार थी, साथ ही कुछ शर्तों के तहत युद्ध से पीछे हटने का अधिकार भी सुरक्षित रखती थी। यदि परिस्थितियां कभी भी व्यापक विनाश में तब्दील हो जाती, तो मार्शल यूनियन कैम्ब्रियन साम्राज्य के साथ पतन की ओर नहीं जाना चाहता था। एक संप्रभु राज्य बिना क्षेत्र के कुछ भी नहीं था, लेकिन संघ कहीं अधिक लचीले थे। अगर कभी सबसे बुरा भी हो जाए तो घर बदलना असंभव नहीं था। इसमें कई और खंड भी थे जिनका सार ये था कि मार्शल यूनियन धन, संसाधनों और अन्य विशेषाधिकारों और लाभों के बदले में राष्ट्रीय हित के मामलों में देश की सहायता करेगी। यह एक बहुत ही जटिल विनिमय प्रक्रिया थी। इस समझौते से वास्तव में मार्शल यूनियन को उसकी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था। शाही परिवार की अपार संपत्ति के सामने शक्तिशाली मार्शल यूनियन भी निष्कपट और विनम्र प्रतीत होती थी। इन सभी पेचीदा समझौतों के पीछे एक नाजुकता का भाव छिपा था, या कम से कम रूई को तो ऐसा ही लगा। अनुबंध को देखकर ही उसे यह आभास हुआ कि दोनों पक्ष सहयोग करने के लिए अनिच्छुक और बेमन से थे, लेकिन कई परिस्थितियों के कारण उन्हें ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा। फिर भी, सिर्फ इसलिए कि वे सहयोग करने के लिए सहमत हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच सचमुच शांति थी। कम से कम रूई को इस बात का पूरा यकीन था कि ऐसा होना किसी भी तरह से संभव नहीं था। अगर कभी ऐसा दिन आया जब शाही परिवार या मार्शल यूनियन में से कोई भी कमजोर पड़ जाए या सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे, तो उसे पूरा यकीन था कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक दूसरे का शोषण और प्रभुत्व स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्शल अकादमियों का अस्तित्व अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता था। मार्शल यूनियन के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके चारों ओर मंडरा रहा था। इसके अलावा मार्शल आर्ट की प्रकृति ऐसी थी कि मार्शल यूनियन समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती। हर साल कई मार्शल आर्टिस्ट मिशन पूरा करते हुए युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाते थे, जिसका अर्थ है कि जब तक नए मार्शल आर्टिस्टों के उदय की दर, मार्शल आर्टिस्टों की मृत्यु दर और मार्शल आर्टिस्टों की सेवानिवृत्ति दर के बराबर या आदर्श रूप से उससे अधिक नहीं होगी, तब तक मार्शल यूनियन अंततः कमजोर होती जाएगी और शायद कैम्ब्रियन साम्राज्य द्वारा पीछे धकेल दी जाएगी। मार्शल आर्टिस्ट शक्तिशाली तो होते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्हें तैयार करना मुश्किल था। एक मार्शल स्क्वायर तैयार करना भी बेहद कठिन था। केवल प्रतिभा और दृढ़ संकल्प वाले ही मार्शल स्क्वायर बनने की क्षमता रखते थे, और उनमें भी बहुत कम ही सफल हो पाते थे। इसके अलावा ये प्रक्रिया शुरू होने के कई साल बाद ही संभव हो पाता था। मार्शल स्क्वायर से ऊपर के पद और भी कठिन और समय लेने वाले होंगे। रूई को एहसास हुआ। इसके विपरीत कैम्ब्रियन साम्राज्य की सैन्य और तकनीकी शक्ति ऐसी थी जिसे धन और संसाधनों से आसानी से पुनः प्राप्त और मजबूत किया जा सकता था। सत्ता को बनाए रखने और उसे कायम रखने के मामले में इतनी कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मार्शल यूनियन ने मार्शल अकादमियों पर पूरा जोर लगा दिया। ये संस्थान एक जीवन रेखा थे जिन्होंने मार्शल अकादमी को उच्च सैन्य शक्ति बनाए रखने में सक्षम बनाया। पाठ्यपुस्तक में जल्द ही अधिक व्यावहारिक और व्यावहारिक विषयों पर चर्चा शुरू हो गई, विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट होने के पेशे के बारे में। मार्शल यूनियन मूल रूप से मार्शल आर्टिस्टों को किराए पर लेने के इच्छुक ग्राहकों और स्वयं मार्शल आर्टिस्टों के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करती थी। हालांकि हर मार्शल आर्टिस्ट हर मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। या तो वे बहुत कमजोर थे, या उनकी मार्शल आर्ट और कौशल मिशन की पूर्व आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते थे, इत्यादि। इस प्रकार मार्शल यूनियन ने मिशनों को प्रकार और कठिनाई के आधार पर विभाजित किया।
कठिनाई के 5 स्तर थे और प्रत्येक स्तर मार्शल आर्ट के पहले 5 क्षेत्रों से मेल खाता था: प्रशिक्षु, सहायक, वरिष्ठ, गुरु, ऋषि। दिलचस्प बात यह है कि मार्शल यूनियन में उत्कृष्ट स्तर के मिशन नहीं थे, हालांकि इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। किसी विशेष क्षेत्र का श्रेणीबद्ध मिशन वह मिशन होता था जिसकी कठिनाई का स्तर ऐसा होता था कि उस क्षेत्र के एक या एक से अधिक मार्शल आर्टिस्ट उसे पूरा कर सकें। प्रशिक्षु श्रेणी का मिशन वह मिशन होता था जिसे एक या एक से अधिक प्रशिक्षु पूरा कर सकें। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि मार्शल आर्टिस्टों को उनकी क्षमता के अनुरूप ही मिशन सौंपा जाए। किसी मार्शल अप्रेंटिस को वरिष्ठ स्तर का मिशन सौंपना और किसी वरिष्ठ को अप्रेंटिस स्तर का मिशन देना तर्कसंगत नहीं था। बात समझ में आती है? रूई ने सिर हिलाया। इसी कारण मिशनों को उनके प्रकार के आधार पर भी विभाजित किया गया था। विभिन्न मिशनों के लिए आवश्यक कौशल और मार्शल आर्ट अलग अलग थे। इस प्रकार मार्शल यूनियन ने मिशनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया। आक्रमण: ये ऐसे मिशन थे जिनमें आमतौर पर किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या स्थान पर हमला करना शामिल होता था, जिसका लक्ष्य विरोधियों को पकड़ना, अक्षम करना या मारना होता था। रक्षा: ये ऐसे मिशन थे जिनमें किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या स्थान को नुकसान से बचाना आवश्यक था। शिकार: कंद्रियन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा निर्जन प्रकृति था। इसके अलावा पनामा महाद्वीप का भी एक बड़ा हिस्सा निर्जन और अनछुआ था। इन निर्जन क्षेत्रों के जीव जंतुओं, वनस्पतियों और भूमि में प्रचुर मात्रा में संसाधन मौजूद थे। अधिकांश खनन और संसाधन उद्यम उच्च मूल्य और उच्च कठिनाई वाले संसाधनों को प्राप्त करने के लिए मार्शल यूनियन के प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्टों को नियुक्त करते थे। फिर उन्हें संसाधित करके उन निर्माताओं को बेचते थे जिन्हें इन संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा पनामा महाद्वीप की निर्जन भूमि में शक्तिशाली जंगली जानवरों की प्रजातियां पाई जाती थीं जो अक्सर मानव बस्तियों में शिकार करती थीं। ये सभी मिशन शिकार श्रेणी में आते थे। गुप्त अभियान: इन अभियानों में वे सभी अभियान शामिल थे जो अत्यंत गुप्त और चोरी छिपे प्रकृति के थे। जासूसी, टोही, घुसपैठ, निकासी, हत्या, तोड़फोड़ आदि इस श्रेणी के अभियानों में सबसे आम प्रकार के अभियान थे। विविध: इनमें कुछ विशिष्ट मिशन या ऐसे मिशन शामिल थे जिनकी कठिनाई का स्तर इतना कम था कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उन्हें पूरा कर सकता था। प्रशिक्षण, शारीरिक श्रम प्रदर्शन आदि इनमें आते थे। आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर 1 या 2 प्रकार के मिशनों तक ही सीमित रहते थे। आक्रमण श्रेणी के मिशनों में मुख्य रूप से शामिल मार्शल आर्टिस्टों को असॉल्टर कहा जाता था। रक्षा श्रेणी के मिशनों में मुख्य रूप से शामिल मार्शल आर्टिस्टों को डिफेंडर कहा जाता था। शिकार श्रेणी के मिशनों को पूरा करने वाले मार्शल आर्टिस्टों को हंटर कहा जाता था और गुप्त मिशनों को पूरा करने वालों को शैडो कहा जाता था। दिलचस्प: रूई ने इस सारी जानकारी पर विचार किया। मिशनों का ये वर्गीकरण काफी व्यवहारिक था। इसने मार्शल यूनियन और मार्शल आर्टिस्टों के लिए मिशन असाइनमेंट चयन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की अनुमति दी। अपने मार्शल पद को खोजने से पहले इन सब बातों से अवगत होना बाद में बहुत मायने रखता था। वह ये जानते हुए प्रशिक्षण ले सकता था कि वह किस चीज में प्रवेश कर रहा है। एक तो पाठ्यपुस्तक में दल प्रणाली का उल्लेख था जिसने मिशन पूरा करने के तरीके के बारे में उसकी धारणा को बदल दिया। मार्शल यूनियन ने मिशन की कठिनाई को स्थापित रैंकों के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी में वर्गीकृत किया था। कई मिशन अपने निर्धारित क्षेत्र में भी उच्च कठिनाई वाले थे, जिसका अर्थ था कि किसी एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए उन्हें पूरा करना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा होता था। इसलिए लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर 3 से 5 मार्शल आर्टिस्ट के समूह बना सकते थे। बस सदस्यों की संख्या जुटाकर कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती थी और फिर उन्हें आधिकारिक तौर पर मार्शल पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती थी। मार्शल आर्टिस्टों के बीच यह एक लोकप्रिय चलन था क्योंकि इससे व्यक्ति पर पड़ने वाला बोझ और जोखिम काफी कम हो जाता था और 5 लोगों के बीच बन जाता था, जिससे वे उच्च श्रेणी के मिशनों को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकते थे, उतनी ही सुरक्षा जितनी आमतौर पर मार्शल वर्ल्ड में होती है। इसका मतलब यह था कि मार्शल आर्ट के किसी विशेष क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञता हासिल करने का यह मतलब नहीं था कि वह विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। ये भी एक और जानकारी थी जो उनके जैसे खोजकर्ताओं के लिए उपयोगी थी। मार्शल आर्ट के सभी प्रकारों के लिए जगह थी। मार्शल यूनियन चाहती थी कि खोजकर्ता मार्शल आर्ट का अध्ययन करें और यह समझे कि मार्शल आर्ट उनके द्वारा चुने गए मिशनों में किस प्रकार की भूमिका निभाती है। रूई को शक था कि वह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता है। वास्तव में उसे शक था कि मार्शल फाउंडेशन स्टेज के सभी अभ्यास सत्रों के दौरान उसने अपने मार्शल पद का कुछ अंश खोज लिया था। हालांकि उसे और अधिक जानने और समझने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। रूई ने पाठ्यपुस्तक बंद कर दी। कुछ घंटे बीत चुके थे जब उसने सीखी हुई सारी जानकारी को आत्मसात कर लिया था।
उसका विश्वदृष्टिकोण काफी बदल चुका था। सामने आई नई जानकारी ने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए थे। अगर प्रशिक्षु स्तर के मिशन मौजूद थे और लगभग सभी मार्शल प्रशिक्षु अकादमी में ही थे, तो ये मिशन कैसे पूरे होते थे? क्या ये मिशन छात्रों द्वारा पूरे किए जाते थे? पाठ्यपुस्तक में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अगले दिन केन से मिलने पर इस बारे में पूछने का इरादा किया। क्या इस दुनिया में गुप्त अभियानों में मार्शल आर्ट का उपयोग किया जा सकता है? अपने पिछले जीवन में गुप्त अभियान विभिन्न देशों की खुफिया, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों और ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित राज्य और संघीय एजेंटों द्वारा चलाए जाते थे। आमने सामने की लड़ाई अनिवार्य थी, लेकिन इन एजेंटों को इन मिशनों पर भेजे जाने से पहले कई अन्य कौशलों में महारत हासिल करनी पड़ती थी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी मार्शल आर्ट मौजूद थी जो अकेले ही गुप्त अभियानों को अंजाम देने के लिए उपयुक्त और सक्षम थी। रूई ने असमंजस में अपना सिर खुजाया। क्या वास्तव में किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक पूर्ण विकसित खुफिया एजेंट या गुप्त एजेंट होना संभव था? यह इस दुनिया की उन कई चीजों में से एक थी जिसने उनकी अपेक्षाओं और सामान्यता की भावना को चुनौती दी। हाँ, कुछ महीनों में हम अकादमी की देखरेख में प्रशिक्षु स्तर के कुछ मिशन शुरू करने वाले हैं। केन ने अगले दिन इसकी पुष्टि की। किस तरह के मिशन? रूई ने उत्सुकता से पूछा। केन ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं। तो उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? रूई ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि चूंकि ये ऐसे मिशन हैं जिन्हें एक प्रशिक्षु भी पूरा कर सकता है, इसलिए मिशन का पैमाना छोटा होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरे मार्शल आर्टिस्टों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। केन ने सिर हिलाया। हमारे प्रशिक्षु पाठ्यक्रम का वह चरण अभी शुरू नहीं होगा। शायद आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यदि आप उससे पहले अपना मार्शल पद खोज लें और प्रशिक्षु बन जाएं। रूई ने जवाब में सिर हिलाया और कहा कि केन और अन्य लोगों के साथ मिशन पूरा करना बेहद मजेदार लग रहा है। थोड़ी हंसी मजाक करने के बाद वे अलग अलग रास्तों पर चल दिए। जल्द ही रूई एक्सप्लोरर लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। एक्सप्लोरर लाइब्रेरी में युद्ध के सभी क्षेत्रों और रूपों की ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो फाउंडेशन की तकनीकों से कहीं अधिक उन्नत थीं। फाउंडेशन की सभी तकनीकें वे तकनीकें थीं जिनसे रूई परिचित था। ये तकनीकें पृथ्वी पर प्रचलित मार्शल आर्ट से काफी हद तक भिन्न नहीं थीं, जैसे कि किकबॉक्सिंग, कुश्ती, ब्राजीलियन जियू-जित्सु आदि। एक्सप्लोरर स्टेज में ऐसी तकनीकें शामिल थीं जो अधिक प्रभावी थीं, जैसे कि आपकी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विशेष श्वास तकनीकें, विशेष आक्रामक, रक्षात्मक और पैंतरेबाजी तकनीकें जो सामान्य तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक बल और गति उत्पन्न करती थीं। इन तकनीकों और उनके विवरणों को पांडुलिपियों पर अंकित किया गया था। प्रत्येक तकनीक का संक्षिप्त वर्णन पहले किया गया था, जिसके बाद अधिक विस्तृत व्याख्याएं दी गई थीं। इन आरेखों में विभिन्न मापों और संकेतों के साथ विस्तृत चित्रण थे। साथ ही इन तकनीकों के प्रशिक्षण विधि पर विस्तृत व्याख्याएं और आरेख भी थे। हालांकि केवल यही इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए रूई जैसे खोजकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में मौजूद कई प्रशिक्षु प्रशिक्षकों और मार्गदर्शकों से प्रदर्शन और बुनियादी निर्देश प्राप्त कर सकते थे। साथ ही इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन भी ले सकते थे। ये प्रशिक्षु प्रशिक्षक किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं करते थे। अन्वेषण चरण ने छात्रों को काफी स्वतंत्रता प्रदान की। पुस्तकालय में मौजूद तकनीकों को मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: आक्रमण, बचाव, पूरक, पैंतरेबाजी और विविध। रूई को प्रत्येक अनुभाग से एक तकनीक चुननी थी। गहन विचार विमर्श के बाद उसने जिस आक्रामक तकनीक को चुना उसे कोलिजन ऑप्टिमाइजेशन आई कहा जाता था। ये किसी मार्शल आर्ट तकनीक के नाम की बजाय इंजीनियरिंग की किसी डिग्री के पाठ्यक्रम जैसा लगता है, रूई ने बुदबुदाया। फिल्मों, एनीमे और उपन्यासों में उसने मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में पढ़ा था। आमतौर पर इन तकनीकों के आकर्षक नाम होते थे। जब उसने पहली बार एक्सप्लोरर लाइब्रेरी का दौरा किया तो उसे दिव्य देवता हत्यारा मुक्का या शैतान विनाश हमला जैसे आकर्षक, रूपक और अलंकारिक नामों की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसका स्वागत बहुत ही तकनीकी नामों से हुआ जो तकनीक के सार को पूरी तरह से दर्शाते थे। एक और ये बहुत ही व्यवहारिक और तार्किक था। यह एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसका उद्देश्य तकनीकों को सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थित करना था, इसलिए ऐसे नामों ने एक्सप्लोरर जैसे छात्रों को तकनीकों को बड़ी आसानी से खोजने में मदद की। दूसरी ओर उनके अंदर मौजूद मार्शल आर्ट के प्रशंसक को इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि तकनीकों के इतने आकर्षक नाम नहीं थे। भले ही वह धरती पर अपने साथियों के सामने इस बात से इनकार करता रहे, लेकिन मार्शल आर्ट का सबसे बेहतरीन हिस्सा यही आकर्षक नाम थे। वह इन आकर्षक नामों को चिल्लाते हुए एक जोरदार हमला करना चाहता था। रूई ने ऐसे बेतुके विचारों को मन से त्यागते हुए अपना सिर हिलाया।
टकराव अनुकूलन एक व्यापक, निराकार तकनीक थी जिसने उसे सिखाया कि वह अपने हमलों के सटीक स्थान को समायोजित करके प्रत्येक प्रहार के साथ अधिक क्षति कैसे पहुंचा सकता है। मानव शरीर न तो एक अखंड था और न ही एक समान। शरीर के कुछ हिस्से अत्यंत टिकाऊ और कठोर थे, जबकि अन्य अत्यंत नाजुक और कमजोर थे। ये गले या अंडकोश को निशाना बनाने जितना आसान नहीं था। इस तकनीक ने यह स्पष्ट किया कि शरीर के कौन से हिस्से दर्द और क्षति के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। ये पृथ्वी पर प्रचलित मानक एमएमए प्रशिक्षण से बिल्कुल अलग था। इसका मुख्य कारण ये था कि लड़ाके इस तकनीक का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी सीखने में असमर्थ और अशिक्षित थे, और वे इस तरह के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भी काफी हद तक अनिच्छुक थे। ये कई मायनों में अव्यावहारिक था, लेकिन इस दुनिया में ऐसी औषधियां थीं जिनकी मदद से छात्र वह सब सीख सकते थे जो एमएमए फाइटर नहीं सीख सकते थे। ये बात रूई पर और भी अधिक लागू होती थी, क्योंकि वह मानसिक कायाकल्प करने वाली औषधियों को बहुत सहन कर लेता था। इसके अलावा रूई को इस तकनीक से बेहद लगाव था, और यही एक कारण था कि उन्होंने इसे चुना। उनका वैज्ञानिक और अकादमिक पृष्ठभूमि इस तकनीक के साथ बेहद अनुकूल थी। वास्तव में अपने ज्ञान के बल पर उन्हें संदेह था कि वे इस तकनीक को कुछ हद तक सुधार और अनुकूलित भी कर सकते हैं। इस तकनीक को चुनने का एक और कारण ये था कि यह बहुत व्यापक और विविध थी और इससे उनकी स्ट्राइकिंग में सार्वभौमिक रूप से सुधार हो सकता था, लेकिन सुधार की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। उसने अपनी चुनी हुई शेष 3 तकनीकों पर एक नज़र डाली। रक्षात्मक तकनीक को डैमेज मिटिगेशन आई कहा जाता था, जो मूल रूप से गेंद के प्रभाव को कम करने के लिए उसके साथ लुढ़कने और हिलने डुलने की एक अत्यंत परिष्कृत प्रणाली थी। ये बेसबॉल खिलाड़ियों द्वारा गेंद पकड़ने के तरीके जैसा था। कोई भी खिलाड़ी एक ही स्थिति में गेंद नहीं पकड़ता, वे हमेशा गेंद के प्रक्षेप पथ के साथ अपना हाथ हिलाते हैं ताकि प्रभाव को कम किया जा सके। ये तकनीक भी उसी सिद्धांत पर आधारित थी। उसने जिस तकनीक को चुना उसे बैलेंस डायरेक्शन कहा जाता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे वह लगभग उस दिशा में गिरकर तेजी से आगे बढ़ सकता था जिस दिशा में वह जाना चाहता था। जमीन की ओर जाने के बजाय गति की दिशा में निर्देशित असंतुलित वजन अधिक गति प्रदान करता था। इस पूरक तकनीक को हार्मोनिक रेस्पिरेशन कहा जाता था, जो एक प्रकार की श्वास तकनीक थी जो लड़ाई के दौरान चयापचय को मजबूत करके उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाती थी। एक्सप्लोरर लाइब्रेरी में उपलब्ध तकनीकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद उन्होंने शुरू में इन 4 तकनीकों को चुना। ये तकनीकें उनकी मौजूदा शैली से मेल खाती थीं और अन्य तकनीकों की तुलना में कम कठिन भी थीं। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र से केवल 4 तकनीकें चुनी ताकि उन पर अधिक बोझ न पड़े। अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में लेने का कोई फायदा नहीं था, इससे वे अंततः परेशान ही होते। उनका इरादा ये पता लगाना था कि वे एक साथ कितनी तकनीकों का अध्ययन कर सकते हैं ताकि वे अपनी गति को उचित रूप से निर्धारित कर सकें और अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर सकें। रूई ने इन 4 तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दिया। उसने इन 4 तकनीकों को बराबर समय दिया। कायाकल्प करने वाली औषधियों के प्रति सहनशीलता के कारण वह इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए बहुत अधिक समय दे सका। हार्मोनिक रेस्पिरेशन एक सचमुच स्फूर्तिदायक श्वास तकनीक थी। इसने रूई के शरीर को ऊर्जा से भर दिया और उसकी थकान और तनाव को कुछ हद तक कम कर दिया। रूई ने तकनीक का प्रदर्शन करते समय उसका बारीकी से अवलोकन किया था। उसने इसके स्वरूप, कार्यप्रणाली और अपने ऊपर पड़ने वाले शारीरिक प्रभाव को ध्यानपूर्वक देखा था। यह उस समय की हृदय गति के साथ श्वसन अंतराल को समायोजित करके मेरे रक्त में ऑक्सीजन के प्रसार की मात्रा को बढ़ाता है। इससे अधिक मात्रा में रक्त अधिकतम ऑक्सीजन के संपर्क में आ पाता था। युद्ध के दौरान ये बहुत उपयोगी साबित होता था। यही वह सिद्धांत था जिस पर पूरक श्वास तकनीकें काम करती थीं। इनका उद्देश्य विभिन्न तरीकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं को आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन की कुल मात्रा को बढ़ाकर चयापचय को बढ़ाना था। हार्मोनिक ब्रीदिंग केवल मूलभूत तकनीकों में से एक थी। यह उन 4 तकनीकों में से सबसे आसान तकनीक थी जिन्हें उसने चुना था। 2 सप्ताह के अभ्यास के बाद ही उसने इसमें महारत हासिल कर ली थी। फिर भी युद्ध में इसके प्रभाव के मामले में ये सबसे कमजोर थी। उसने अभी तक शेष 3 तकनीकों में महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी उन पर आंशिक महारत हासिल करने से भी उसकी युद्ध क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। कोलेजन ऑप्टिमाइजेशन ने उसके हमलों के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाया, जिससे वह इस तकनीक का उपयोग किए बिना की तुलना में प्रत्येक हमले में कहीं अधिक दर्द और क्षति पहुंचा सकता था। यह तकनीक उनकी असाधारण बुद्धि और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती थी, इसलिए उन्होंने जिन 3 तकनीकों में महारत हासिल करने का चुनाव किया था, उनमें से इस पर उनकी महारत हासिल करने की दर सबसे अधिक थी।
उन्होंने इस तकनीक पर प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था और इसके कुछ पहलुओं को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। शरीर के कुछ हिस्सों पर प्रहार के कोण को अनुकूलित करके वे और भी अधिक क्षति और दर्द पहुंचाने में सक्षम थे। वह अक्सर अन्य खोजकर्ताओं, प्रशिक्षकों या केन के साथ अभ्यास सत्रों में अपनी क्षमताओं का परीक्षण करता था। उसकी प्रगति की गति देखकर वे सभी अचंभित रह जाते थे। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि औषधियों से तुम्हारी प्रगति तेजी से होगी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतनी जल्दी होगा। केन ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी संतुलन और दिशा का ज्ञान सीख रहे हो। रूई ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। रूई ने अपनी चुनी हुई तकनीक बैलेंस डायरेक्शन को सीखने के लिए केन से बहुत सलाह ली थी। केन इस तकनीक का सबसे अच्छा विशेषज्ञ था और रूई के साथ काफी समय बिताने को तैयार था। रूई की महारत की गति ने केन को मिलीजुली भावनाएं दी। वे नियमित रूप से बैलेंस डायरेक्शन का ही इस्तेमाल करते हुए अभ्यास करते थे, किसी अन्य तकनीक का नहीं। इससे रूई को उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से सीखने का मौका मिला। कोलेजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद यह उसकी दूसरी सबसे अच्छी तकनीक थी। सबसे कठिन तकनीक थी क्षति को कम करना सीखना। उसे प्रभावों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल लगता था, इसके लिए सटीक समय की आवश्यकता होती थी जिसे वह शुरुआत में नियमित रूप से हासिल करने में असमर्थ था। हालांकि जैसे जैसे तीनों तकनीकों में उसकी दक्षता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी युद्ध क्षमता भी बढ़ती गई। एक्सप्लोरर तकनीकें उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि केन ने प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी वे मार्शल फाउंडेशन स्टेज के दौरान सीखी गई बुनियादी तकनीकों से कहीं बेहतर थीं। जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह थी तकनीकों की विशाल विविधता। ये पृथ्वी पर उनके द्वारा जानी गई तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक विविध थी। केवल सांस लेने की तकनीकें ही इतनी व्यापक थीं कि उनके उद्देश्य भी विविध थे, और उनमें से सभी हार्मोनिक ब्रीदिंग जितनी सरल नहीं थीं। उनके उद्देश्य भी विविध थे। उन्हें यह नहीं पता था कि सांस लेने का उपयोग वास्तव में आक्रमण या बचाव के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। पृथ्वी पर मौजूद एमएमए फाइटिंग स्टाइल से परे भी कई प्रणालियां और सिद्धांत थे। ये त्वचा, मांस, जोड़ों, नाखूनों और यहां तक कि बालों पर केंद्रित थे। इसके अलावा इनमें युद्ध के 4 पहलुओं के अंतर्गत कई उपश्रेणियां शामिल थीं। आक्रमण के अंतर्गत कई प्रकार के आक्रमण आते थे, जैसे कि अक्षम करना, मारना, लकवा मारना, विनाश करना आदि। इन उपश्रेणियों का लक्ष्य एक दूसरे से काफी अलग था। रूई को तकनीकों के संगठन की मूल संरचना को समझने में समय बिताना पड़ा। जाहिर है, रूई के पास हर तकनीक का गहराई से अध्ययन करने का समय नहीं था। हर तकनीक बेहद जानकारीपूर्ण और जटिल थी। अगर वह उन सभी को पढ़ने में मग्न हो जाता तो उसके पास अभ्यास करने का समय ही नहीं बचता। रूई प्रतिदिन औसतन 21 घंटे प्रशिक्षण में लगाता था और हर दिन स्पष्ट प्रगति करता हुआ दिखाई देता था। अपनी लगन और समर्पण के बल पर उसने लगभग 2 महीने में ही सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली। उसकी युद्ध क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। प्रत्येक क्षेत्र में एक तकनीक का चयन करने से उसकी युद्ध शैली काफी संतुलित हो गई थी। पब फ्यूचर विज्ञापन, टकराव अनुकूलन, क्षति न्यूनीकरण, संतुलन, दिशा और सामंजस्यपूर्ण श्वसन, ये सभी मार्शल आर्ट और युद्ध के 4 मूलभूत पहलुओं को बढ़ाते हैं। हालांकि इन तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद भी उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। इसका कारण ये था कि इन चारों तकनीकों का उसका प्रयोग अभी भी सर्वोत्तम नहीं था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। रूई को युद्ध में इन तकनीकों को लागू करने का बहुत कम अनुभव था। यह अच्छी बात थी कि ये व्यापक तकनीकें थीं जिनका लगातार उपयोग किया जाना था, लेकिन फिर भी उसे संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। उन्होंने पहले से ही नई तकनीकों का चयन करना शुरू कर दिया था, जिनमें वे जल्द ही पूरी तरह से जुट जाएंगे। रूई ने आह भरी, अफसोस, आज मेरा आराम का दिन है। रूई को भी बीच बीच में सोना पड़ता था। औषधियों के प्रति उसकी सहनशीलता असीमित नहीं थी। इन तकनीकों ने मुझे काफी मजबूत बना दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने मार्शल पद को खोजने के करीब भी पहुंच गया हूं। रूई ने चिंता से मन ही मन सोचा। वह जानता था कि वह थोड़ा अधीर हो रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अधिक तकनीकें सीखना उसके मार्शल पद की ओर प्रगति के लिए अनुकूल नहीं होगा। उनमें कुछ नीरसता सी झलक रही थी। उसे पूरा यकीन था कि इस स्तर पर वह एक ऑलराउंडर बनेगा, लेकिन यह उसके मार्शल आर्ट के मार्ग को खोजने जैसा नहीं था। प्रशिक्षकों ने इसे आत्मा को झकझोर देने वाला एक ज्ञानोदय बताया कि एक बार जब आपको यह अनुभव हो जाता है तो आप निश्चित रूप से जान जाते हैं कि आपने अपने मार्शल मार्ग की खोज कर ली है। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि खोजबीन के दौरान रूई को कोई खास एहसास नहीं हुआ।
आमतौर पर एक्सप्लोरर छात्र अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर ही उन तकनीकों का चुनाव करते हैं जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। हालांकि रूई बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने इस प्रक्रिया को बहुत ही तर्कसंगत और तार्किक तरीके से अपनाया था और ऐसी तकनीकों का सर्वोत्तम संयोजन चुनने की कोशिश की थी जिससे उसकी युद्ध क्षमता में सबसे अधिक सुधार हो सके। उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि इसे दोहराने से उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे ही वह और सोचना चाहता था, उसे अपनी पलकें भारी होने लगी और सिर में तनाव महसूस होने लगा। उसका शरीर नींद की मांग कर रहा था। छोड़ो इसे, कल इसके बारे में सोचते हैं।